पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये नेम है इसका, हाँ, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जानते हो क्या लीनियर इक्वेशन क्या होती है? नहीं जानते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? नहीं पता? नहीं पता? हाँ, जिसकी डिग्री 2 हो वो तो क्वाड्रेटिक होती है, ठीक है। तो फिर लीनियर क्या होगी? इसका मतलब जिसकी डिग्री 1 होगी वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी, राइट। वेरी गुड अमित, है ना, वेरी गुड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, अभी देखो आप एक इक्वेशन में यहाँ बना रहा हूँ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इक्वेशन है इसलिए इक्वल का साइन आ जाएगा। जो लास्ट चैप्टर पढ़ा आपने, चैप्टर नंबर 2, उसमें पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएं तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। क्या होगा ये? बट इक्वल का साइन लगाते ही ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। क्या बन जाएगी? इक्वेशन, जिसमें x एंड y तो जो है ना वेरिएबल हैं। क्या है? वेरिएबल, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल बोलते हैं उनको। तो x एंड y तो वेरिएबल्स हैं, एंड a b और c जो है वो नंबर्स हैं। a b एंड c क्या है? इनकी जगह कोई नंबर रख सकते हैं, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं। आपको पता है रियल नंबर क्या होते हैं? तो a b और c की जगह तो कोई रियल नंबर रख सकते हैं, ठीक है। और x और y तो क्या है? वेरिएबल हैं। तो मतलब पता चल गया आपको इतना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ये एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इन वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो कितनी है? 1 है। वेरिएबल की जो डिग्री है, पावर है, वो कितनी है? हाईएस्ट 1। जिसमें वेरिएबल की पावर हाईएस्ट 1 होती है वो लीनियर होता है। क्या होता है? ठीक है, लीनियर हो गया। अब बात आई पेयर ऑफ इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन तो पता चल गया 2 वेरिएबल में भी है, क्योंकि एक और एक 2 वेरिएबल हैं इसमें, x और y, ठीक है। अब इसका पेयर की क्या बात है? तो एक और मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप तो कहोगे ये दोनों तो सेम है, ठीक है। तो फिर ये पेयर कैसे हुआ? सेम नहीं है, मैं यहाँ पे इनको अलग कर दूंगा। a1 लिखूंगा, इसको a2 लिखूंगा, इसको b1 लिखूंगा, इसको और इसको c1 और ये c2। अब तो हो गया पेयर। तो ये पेयर बन गया, तो इसलिए हमारा ये जो नाम है चैप्टर का वो क्लियर हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन हो गई, जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। तो ये हो गया इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल है दोनों में, ठीक है। तो इस तरह का पेयर आएगा और यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेयर a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are real numbers, are real numbers। ये रियल नंबर्स हैं, इनकी जगह कोई भी नंबर आ सकता है, रैशनल और इरेशनल दोनों में से कुछ भी आ सकता है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह पे। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, तो ये नोट कर लो आप पहले, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, नोट कर लो। इनके सॉल्व करने की मेथड्स कैसे सॉल्व होती हैं, है ना, तो वो अपन पता कर लेते हैं। तो सॉल्व करने की 2 मेथड्स होती हैं इसकी। एक तो होती है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और एक होती है अलजेब्रिकल। ठीक है, एक तो होती है ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिकल, ठीक है ना। अब बात सुनना,
ग्राफ में तो एक ही मेथड होती है, ग्राफ बनाना पड़ता है बस, लेकिन एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड्स होती हैं इसकी, ठीक है, 3 मेथड्स होती हैं, इनके नेम में लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सबसे पहले तो होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट मेथड कौन सी, सब्स्टिट्यूशन, और सेकंड होती है एलिमिनेशन, ठीक है, कोई नंबर एलिमिनेट कर देते ना, एलिमिनेशन मेथड, और एक होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये अपन सब सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम इन्हीं इक्वेशंस को इन तीनों मेथड से सीखेंगे, अलजेब्रिकल मेथड बोलते हैं इनको, ठीक है ना, नोट डाउन कर। तो एक्सरसाइज 3.1 पे आते हैं हम। अब 3.1 में इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिनसे हमें इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, है ना। तो डिटेल में हमें दे रखा है, कोई कहानी टाइप दे रखी है, उसको हमें पढ़ना है, और पढ़ने के बाद पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उस इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। और इक्वेशन भी कैसी फॉर्म करनी है, पेयर में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं। अच्छा, इसका सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप एज्यूम करो, जो चीज़ फाइंड करनी है, जो चीज़ फाइंड करनी है उसे एज्यूम करो, एक चीज़ को x और दूसरे को y, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 वेरिएबल मानने पड़ेंगे हमें। कौन कौन से, x एंड y, 2। अब इसमें 2 सिचुएशंस होंगी, क्वेश्चन में क्या होंगी, 2 सिचुएशंस होंगी, है ना। उन दोनों से अलग अलग 2 इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो पहले हम शुरू करते हैं पढ़ना, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने उसकी बेटी से कहा, क्या कहा, 7 years ago I was 7 times as old as you। 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times, मतलब क्या हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, I was 7 times as old as you, क्या मतलब हुआ इसका, मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, 7 टाइम्स था, 7 है ना, मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक। ये तो फर्स्ट सिचुएशन है, कौन सी, I was 7 times as old as you 7 years ago। बात समझ में आ रही है, 7 साल पहले, 7 years ago I was 7 times as old as you, ठीक है, मतलब मैं 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन है जिससे फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है, फिर क्या बोला, ऑल्सो 3 years from now, 3 years from now I shall be 3 times as old as you। अब मतलब क्या हुआ इसका, 3 years from now मतलब क्यों, इधर देखो, इधर मेरी तरफ देखो, नीचे मत देखो। 3 years from now का मतलब क्या हो गया, आज से 3 साल पहले नहीं, 3 years from now का मतलब हो गया आज से 3 साल बाद, ठीक है। अगर पहले बोलेगा तो बोलेगा एगो, क्या बोलेगा, एगो। दूसरी सिचुएशन में क्या बोला है, सेकंड में 3 years from now, ठीक है। या फिर ऐसे ही बोल सकता है आफ्टर 3 years, ऐसे भी बोल सकता है आफ्टर 3 years, ठीक है। इस 3 years from now का मतलब हो गया आज से 3 साल बाद। I shall be 3 times as old as you, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब मेरी आयु कितनी रह जाएगी तुमसे, 3 गुनी। 7 साल पहले तो तुमसे 7 गुनी आयु का था मैं, लेकिन आगे के आने वाले 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का ही रह जाऊंगा। ये दूसरी सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन है, समझ में आई। ये दोनों ही सिचुएशन है, इन दोनों से इक्वेशन बनेगी।
अब बात क्या हो रही है आगे, क्या बोला, Isn't this interesting? क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं है? इंटरेस्टिंग है ना, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इस सिचुएशन को आप एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करो और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो ध्यान से सुनना कैसे अपन करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। सबसे पहले तो दो लोग हैं, कौन कौन है, एक तो आफ्ताब है और एक उसकी डॉटर है, ठीक है। तो दोनों की एज को अपन को एज्यूम करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एज को एज्यूम करो, एज्यूम मतलब मानना पड़ेगा अपन को। तो क्या करेंगे, और एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज एज्यूम की जाती है। क्वेश्चन नंबर 1, तो अपन पहले क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट present age of आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज क्या मानेंगे अपन, x, और लिखेंगे ईयर्स, x ईयर्स है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर की क्या मान लेंगे, y ईयर्स। बात समझ में आ गई। अब देखो दो सिचुएशन थी, ध्यान उस पर रखना है, दो सिचुएशन पे दोनों से इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखेंगे इन केस फर्स्ट, इन केस फर्स्ट, फर्स्ट केस में जो भी आप लिख दो, फर्स्ट है आफ्ताब टेल्स हिज, हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट सिचुएशन थी वो लिखना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as you, बस यही लिखेंगे। उसने क्या कहा था कि आई वॉज 7 times as you, इस तरह की सिचुएशन को कैसे बताएंगे। देखिए इधर आफ्ताब की एज कितनी है, इधर आफ्ताब लिख दो और इधर उसकी डॉटर की एज लिख दो, दोनों की एज लिख दो, इक्वल के दोनों साइड, इधर आफ्ताब की एज और इधर उसकी डॉटर की एज। अब बात चल रही है 7 year ago की, जब भी एगो की बात चलती है तो हमें माइनस करना पड़ता है, एगो की बात चलती है तो क्या करना पड़ता है, और आफ्टर की बात चलेगी तो प्लस। बात समझ में आ गई, इतना आपको करना है। तो अभी एगो की बात है तो दोनों में 7, सॉरी माइनस करेंगे ना, -7 और -7 कर देंगे, 7 year ago हो गए, ठीक है 7 year। अब क्या बोल रहा है, आई वॉज 7 times as you, आई वॉज 7 times as you, ये आई है ये यू है, बताओ किस में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करना चाहिए बताओ। ये 7 times है इसका, ये 7 times है इसका, ये तो ऑलरेडी 7 times है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 7 times है। अगर ये 7 times है तो ये इधर की तरफ झुक गया पलड़ा, तराजू देखा ना आपने, ये तो इधर झुक गया। अब इक्वल बैलेंस करने के लिए आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो क्या करोगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो ऑलरेडी 7 times है। आपको ये एज, फ्रॉम, ये वर्ड जिसके साथ आए ना उससे करना आप, तो ये यू के साथ आ रहा है, आई वॉज 7 times as यू, एज किसके साथ आ रहा है, यू के साथ आ रहा है, तो यू से मल्टीप्लाई करना है। यू कौन है, ये डॉटर, डॉटर से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ में आ गई बात। अब इसको सॉल्व कर देना, एल्जेब्रिकल फॉर्म हो जाएगी इसकी। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो ऐसा ही रहेगा, इधर कोई चेंज है ही नहीं, इधर मल्टीप्लाई होगा 7 से y का मल्टीप्लाई 7 y, ठीक है, और 7 का 7 से मल्टीप्लाई 49, ठीक है। अब आपको क्या करना है, x और y एक तरफ रखने हैं, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाना है। ट्रांसपोर्शन करना आता है ना,
ट्रांसपोर्शन, इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो x यहीं रहेगा, 7y इधर आया तो -7y हो गया, ठीक है। और इधर -49 है, 7 उधर जाएंगे तो +7 हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, x - 7y = कितने बचे, -42। डिफरेंट साइन हो तो माइनस कर देना और सेम साइन हो तो ऐड कर देना, ठीक है। अभी दोनों अलग अलग साइन है तो घट गए, 42 बचे, और बड़े नंबर का साइन लगा देना, 49 पे माइनस है तो माइनस लगा दिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एल्जेब्रिकली, ठीक है। इसी की सेकंड बनाए, सेकंड बनाते हैं तो लिखेंगे इन केस सेकंड, केस सेकंड ले लेंगे, समझ में आ रहा है, बोलो नहीं आएगा। सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस में क्या बोला, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, क्या बोला, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो लिख देता हूं मैं इसको पहले, 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल 3 times एज यू, यही सिचुएशन है। केस सेकंड ये वाला है, यहाँ लाइन छोड़ना बीच में, इतना करने के बाद एक लाइन छोड़ना, 2 लाइन छोड़ना, फिर अच्छे से करना, ठीक है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो फिर से हम आफ्ताब को एक तरफ और उसकी डॉटर को एक तरफ रख देते हैं, ठीक है। अब 3 ईयर फ्रॉम नाउ है तो आज के 3 साल बाद तो प्लस होगा, तो 3 ईयर दोनों में ऐड हो जाएंगे, 3 ईयर फ्रॉम नाउ हो गया। अब बोला आई शैल 3 times एज यू, 3 times करना पड़ेगा किसको, u को, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा के 3 times यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम सिचुएशन है, x + 3 = 3 से y का मल्टीप्लाई करो 3y, और 3 से 3 का 9, 3y इधर ले जाओ 3 उधर ले जाओ, तो x 3y इधर आया -3y = 9 - 6, सॉरी 3, 9 - 3, तो हो गया x - 3y = ये हो गई इक्वेशन नंबर, ये हो गया एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया, हाँ, अच्छे से नोट करो पहले। x - 7y = -42 एक इक्वेशन आई थी, 7y को उधर ले गए तो प्लस का 7y हो गया, इसको बंद कर लिया अपन ने इसके अंदर, और y की 3 वैल्यूज अपन ने पुट करी, पहले 5, 6 और 7। 5 इसलिए किया क्योंकि उससे छोटी वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा x की वैल्यू बड़ी आएंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं आए। 5 रखा तो 5 × 7 = 35, 42 में से 35 गए -7 बचे। सेम 6 रखा, 6 × 7 = 42, 42 गए 0 आया। सेम 7 रखा तो 7 × 7 = 49 हो गया, 49 में से 42 माइनस हुए तो कितने हुए, +7, बड़ा नंबर प्लस का है, तो ये y की वैल्यूज y की प्लेस पे रख दी, और ये x की वैल्यूज है x के प्लेस पे रख दी, और नेम दे दिया ABC। सेम काम हमने इसमें किया, y की वैल्यू -2 रखी, y की वैल्यू तो रखी है, y को उधर ले गए हैं, उस साइड जो भी होगा उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो y की वैल्यू -2 रखी, तो ये पूरा नंबर वैसा का वैसा लिखेंगे, x = 6, और अब -2 रखा तो माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 × 2 = 6 हो गए, 6 - 6 - 0। इसी तरह फिर -1 रखा तो ये हो गया -1, 3 = -3 हो गया, तो 6 - 3 3 हो गया। 0 रखा तो 6 आ गया, और y की वैल्यूज़ यहाँ रख दी, x की वैल्यूज़ इधर रख दी, PQR हो गया, ठीक है ना। तो ये 2 टेबल्स हमें पता चल गई। अब ग्राफ इससे हम बना सकते हैं। जब आपके पास एग्ज़ाम करने आप जाते हो तो आपके पास एक ही पेज मिलता है, आपको एक ही पेज होता है, तो उसी पे आपको क्वेश्चन करना होता है, नीचे टेबल बनानी पड़ती है और फिर पीछे उसका ग्राफ बनाना पड़ता है, और ऐसे ही लगाना पड़ता है। कॉपी में ऐसे ही लगाओगे आप इस तरह से कि सामने पहले जब सर पलटें उसको तो पहले क्वेश्चन दिखे और इसके बाद उनको ग्राफ सॉल्व नज़र आ जाए, ठीक है। सारा काम इधर
अब ये दो टेबल्स आपके सामने हैं, तो आप क्या करोगे, ग्राफ के जो पेज होते हैं उस पे आप प्लस के साइन की तरह दो एक्सिस बनाओगे। एक्सिस होते हैं ना, आप जानते हैं एक्सिस, एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना, 90 डिग्री के एंगल पे बनते हैं दोनों। वो तो ग्राफ में लाइंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसी लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं हम। पेंसिल से भी कर सकते हैं और ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। इफ़ यू आर प्योर यू कैन ड्रॉ विथ ब्लैक पेन। अगर आप प्योर हैं ग्राफ बनाने में और कोई मिस्टेक नहीं करते हैं तो फिर आप ब्लैक पेन से बना सकते हैं, और अगर आप मिस्टेक करते हैं तो फिर यू विल गो विथ पेंसिल। ठीक है, पेंसिल से बनाइए। पहले शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, पेंसिल से बनाओ। प्योरली आ जाए तो ब्लैक पेन से बना दो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, और 1-1 सेंटीमीटर्स पे एक एक लाइन पे क्या क्या लिखेंगे, नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हाईएस्ट है अपना सब में, और इधर भी माइनस में भी 7 हाईएस्ट है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 और बड़ा कर देते हैं उसको, 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा y में कोई -2 तक ही है, -1 -2 -3 बहुत है। y में तो -2 तक ही है बस, है ना, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका, इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, और इसको वाई एक्सिस। ऊपर y लिखते हैं, नीचे y डैश लिखते हैं, और बीच में क्या होता है, नाम क्या है इसका, और कुछ नाम है मैंने बताया था। दोनों एक्सिस जिस जगह काटते हैं वो क्या होता है, ओरिजिन। वेरी गुड, हमिद तो अच्छा लड़का है ना, इसको मालूम है, थोड़ा याद आने में थोड़ी परेशानी आ रही है, बाकी उसको पता है। आपको तो वो भी पता नहीं है, पता था। ओरिजिन होता है वेयर 2 एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन, एंड इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो टेबल्स बना रखी हैं, ये मैंने इसीलिए इरेज नहीं की ताकि मुझे पता चल जाए पॉइंट कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पॉइंट ए को लोकेट करते हैं। पॉइंट ए को इस पे लगाएंगे ग्राफ पे। आप ऐसा तो कर ही लोगे, ग्राफ में बना लोगे ना। तो सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज ए, और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो -7 और 5 हैं। x -7 है, देख लो एक बार, बाद में बनाना, -7 एंड 5। ठीक है, तो जो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन है ना एक्स एक्सिस, उस पे -7 देखिए आप, एक्स एक्सिस पे -7 ये दिखाई दे रहा है, तो इसके वर्टिकल लाइन पे आप 5 के सामने पॉइंट आउट कर दें, वर्टिकल पे। पहले हॉरिजॉन्टल में देखें, ऐसे आड़े में जो दिख जाए उसी की लाइन पे सामने आप पॉइंट लगा दें। तो 5 पे लगाएंगे तो 5 ऊपर आता है, माइनस होता तो नीचे आता। तो इस 7 के सामने 5 पे, ये देखिए आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे, ये राइट है। पॉइंट लगाने के बाद एक गोला कर देंगे और वहाँ लिख देंगे ए। क्या लिख देंगे, ये पॉइंट ए लगा दिया हमने। अब पॉइंट बी लगाना है, तो पॉइंट बी है 0 6, तो एक्स एक्सिस पे 0 का ये रहा 0, 0 के हॉरिजॉन्टल लाइन पे 6, ऊपर है कि नीचे, ऊपर है ना, तो ये 6 लगा दिया हमने, और यहाँ पे गोला करके इसको लिख देंगे अपन बी। ठीक है, फिर लगाएंगे 7 7, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे 7 देखिए ये रहा, और उसके वर्टिकल में 7 लगाइए। थोड़ा सा 5 ऊपर दिख रहा था ना, ये 7 7, तो 7 और 7 ये देखिए, ये 7 7 सही है। नीचे और नीचे ये, ठीक है, दूर से आपको सही नज़र आ रहा होगा। ये हो गया पॉइंट सी, समझ में आ गया।
अब इनको तीनों को स्केल पे रख के और मिलाइए, ऐसे मिलाइए कि पॉइंट के ऊपर से लाइन जाए, ठीक है। अभी देखो प्योरली नहीं है, ठीक है। ये इस तरह से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और लाइन ड्रॉ करने के बाद ये वाली कर दी ना, इसकी इक्वेशन यहाँ लिख दीजिए, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, ऐसे। अब आप चलिए इस टेबल पे, इसकी लाइन ड्रॉ करिए, 0 माइनस 2, 0 ये रहा, माइनस 2 नीचे होता है, ये हो गया आपका पॉइंट P, हो गया। फिर 3 माइनस 1, 3 ये रहा, माइनस 1 ये यहाँ पे है, तो यहाँ लगा दीजिए, ये पॉइंट हो गया Q। एंड 6 0, 6 ये रहा, और इसकी वर्टिकल लाइन पे 0 कहाँ है, यहीं है, तो ये 0 हो गया, और ये हो गया आपका R। तो इन तीनों को आपको मिलाना है, ये इस तरह से आगे बढ़ाइए, थोड़ा दूर दूर तक आगे बढ़ा देना, और इस पे इसकी इक्वेशन लिखना, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें स्केल लिखनी पड़ती है अपन को, तो वाइट पेज के ऊपर वाइट होता है ना, उस पर लिख देना आप, स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, यानी हमने 1 की काउंटिंग ली है ना, तो 1 यूनिट लिखेंगे। 10 की काउंटिंग लेंगे तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 यूनिट लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ये कर दोगे, नोट कर लो इसको भी। नोट क्या करना है, आप ग्राफ बनाना है, आप तो घर पे बनाओगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना। अब आगे के 2 क्वेश्चन फास्ट हो जाएंगे, पहला क्वेश्चन था ना इसीलिए धीरे हुआ, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन कल ग्राफ लेके आना तो जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक क्रिकेट कोच है, क्रिकेट टीम की कोच है ना, वो क्या करती है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स बाय करती हैं, कितने रुपीज़ में, 3,900 रुपीज़ में, है ना। एक क्रिकेट टीम की कोच है, वो बाय करती है क्या, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, कितने रुपीज़ में, 3,900 रुपीज़ में, ठीक है। ये फर्स्ट सिचुएशन है। जैसा कि हम ग्राफ में बनाते हैं, 2 सिचुएशन देखते हैं, 2 सिचुएशंस होती है ना, तो फर्स्ट सिचुएशन से फर्स्ट इक्वेशन बनती है, सेकंड सिचुएशन से सेकंड इक्वेशन बनती है। तो फर्स्ट सिचुएशन में क्या बोला है, फर्स्ट सिचुएशन में बोला है कि 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स बाय करती है क्रिकेट कोच, और वो कितने रुपीज़ में, 3,900 रुपीज़ में। इसके बाद वो अनदर सिचुएशन बताती है, 1 बैट एंड 3 अनदर बॉल्स, 1 बैट एंड 3 अनदर बॉल्स बाइस इन रुपीज़ 1,300, ठीक है। ये 2 सिचुएशंस हो गए। अब इनसे ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 चीज़ें जिनकी कॉस्ट पता करनी हो, वो कौन सी होंगी, 1 बैट एंड 1 बॉल, ठीक है। इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट अपन को करना है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट, एक बैट की कॉस्ट क्या है, ₹X, एक बैट की। आपको कितना भी दे रखा हो, आपको 1 थिंग का जो है कॉस्ट एज्यूम करना है, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट X रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल, एक बॉल का कॉस्ट क्या मानोगे आप, ₹Y। अब सबसे पहले केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इन केस फर्स्ट में देखेंगे कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स इज इक्वल्स टू
₹3,900। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करोगे। देखो 1 बेड की कॉस्ट क्या है, X रुपीज़, तो आपके पास कितने बेड्स हैं, 3, तो कितना होगा 3x। भाई 1 बेड की कॉस्ट X रुपीज़ है, तो 3 बेड्स की कितनी होगी 3x, प्लस लगा दीजिए क्योंकि दोनों का मिला के है। देखो 1 बॉल की कीमत क्या है, Y रुपीज़ है, तो 6 बॉल की क्या होगी 6y होगी, 6y और इक्वल टू 3,900। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। पर कोई इक्वेशन और सिंप्लीफाई भी हो सकती है। देखो सभी में 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सभी में 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर टर्म में अगर कोई कॉमन चीज़ आती है तो उससे आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे 3 कॉमन है तीनों में, है कि नहीं है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, और यहाँ पे 1,300। ये बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गई ये कैसे सिंप्लीफाई किया। थोड़ी बड़ी इक्वेशन बन रही थी, थोड़ा छोटा कर लिया, क्यों, क्योंकि तीनों टर्म्स में 3 से डिवाइड हो रहा था, तो सिंपल कर लिया। नेक्स्ट केस सेकंड करते हैं। इन केस सेकंड में क्या बोला गया है, कॉस्ट ऑफ अ बेड एंड 2 balls, 2 है 3 है, 3 balls, 3 balls इज इक्वल्स टू ₹1,300। यही है, तो एक बैट की कॉस्ट तो X रुपीज़ है, तो X लिख दिया, प्लस 3 बॉल्स का क्या होगा, 1 बॉल का Y है, तो 3 बॉल्स का क्या होगा 3y इज इक्वल्स टू 1,300। ठीक है, अब इसमें तो किसी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा ना कोई भी टर्म में, तो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया अपना सेकंड। इसके बाद अपन को क्या करना है, इन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले टेबल फॉर्म करनी है ना, तो इसको नोट कर लो, टेबल बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे टेबल फॉर x प्लस 3y 2y इज इक्वल्स टू 1,300, और फिर टेबल फॉर x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। यही है ना दोनों में, दोनों इक्वेशंस यही है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1,300 और x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300, यही है। तो इसको टेबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो दोनों में से x या y में से एक को अपन को ट्रांसपोर्ट करके उधर ले जाना है RHS के अंदर, ठीक है ना। RHS में ले जाएंगे तो इजी कौन सा ले जाना, 2y को ले जाते हैं, तो x इज इक्वल्स टू 1,300 पहले वैसे वैसे लिखेंगे, और 2y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y, ठीक है, और इसको इस तरह से पैक कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसको करेंगे तो इनमें से भी किसी एक को उधर ले जाना है, तो इसी को ही ले जाना अच्छा रहेगा, तो x इज इक्वल्स टू 1,300 माइनस 3y, प्लस का माइनस हो गया जाके, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पे y की वैल्यू हमें पुट करनी है अपनी मर्जी से, तो y की वैल्यू कौन सी रखनी है ये अपन को दिमाग में रखना है। देखिए यहाँ पे 100 वाली वैल्यू है बड़ी, तो ऐसा करते हैं 100 के मल्टीपल रखेंगे इसके अंदर, ठीक है, 100, 200, 300, 400, ताकि अपन को जो वैल्यू मिले वो 100 में मिले, ठीक है ना, 100 के मल्टीपल में मिले। तो ऐसा करते हैं 100 भी रखते हैं तो 200 होता है ना इनका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएंगे 1100, तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी वैल्यू है, थोड़ा और बड़ा रखते हैं, 300 देख लें, 300 2 जा 600, और यहाँ पे 1300 में से 600 माइनस हुए तो 700 बचेंगे, तो ठीक है, 300 ठीक रहेगा, इसके आसपास की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रखते हैं कितनी, 300,
वांशी देख रहे हो, y की वैल्यू कितनी रखें? देन x इज इक्वल्स टू, जब हम y की वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं या एज्यूम कर रहे हैं 300, तो हम ये वाली जो सिचुएशन है पूरी वैसी की वैसी लिखेंगे और y के प्लेस पे 300 मान के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 300 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? 600, और अब ये माइनस करने पे कितना आएगा? 700। तो आसपास की वैल्यूज आ गई। अब एक और ज़्यादा कर लो, 400 रख दो, कितना? 400। सो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 400 से 2 का मल्टीप्लाई किया तो 800 इक्वल टू कितना बचा? 500, ठीक है। इसके बाद आप इसको 500 एज्यूम कर लो y को। सो x की वैल्यू क्या आएगी? 1300 माइनस 500 टू ज़ा 1000 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 300। तो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ गई। सेम सिचुएशन में आप उधर करोगे, उधर भी 300 रख लेते हैं, रख ले। तो y की वैल्यू हमने रखा 300, देन x की वैल्यू क्या आएगी? 1300 माइनस 3 3 ज़ा 9, कितना आया? 400 आया, ठीक है। y की वैल्यू 400 रख दो। सो x की वैल्यू आएगी 1300 माइनस 4 3 ज़ा 1200, कितना आया? 100 आया, ठीक है। और देख लो, ऐसा करो आप, अगर हम 500 रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, है ना। वो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल्स टू 500 रख दो। सो x इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 5 3 ज़ा 1500, तो कितना आएगा? -200। बड़ी वैल्यू माइनस किया ना, तो -200। तो दोनों की टेबल फॉर्म हो गई अपनी। ये देखिए, आप ऐसे टेबल बना लेंगे, है ना। x y, ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? y की 3 4 5, तो 300 400 500 y के प्लेस पे लिख देंगे। और x की वैल्यूज़ क्या आई? 700 500 300, ये लिख देंगे हम a b एंड c। इसके बाद इसकी टेबल बनाएंगे। x y की वैल्यूज़ हैं 300 400 500, वैल्यूज़ आई 400 100 एंड -200। ये p q एंड r हो गया, ठीक है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट जब करेंगे तो क्या करेंगे? x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस बना लेंगे। अब की बार हमें गिनती में काउंटिंग जो लिखनी है इसकी, वो 100 वाली लिखनी है। तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 यूनिट होगा। कल बताया था ना मैंने स्केल कैसे माननी है, क्योंकि ग्राफ तो अपने पास 1 सेंटीमीटर का होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर पे आप एज्यूम करोगे 100 यूनिट। तो यहाँ पे आप 1 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? 100 200 300 400 500 600 700, ऐसे, है ना। और ऊपर 1 2 3 4 5 6, y पे 700 तो नहीं है ना कहीं? है, x पे है, कोई बात नहीं। 100 200 300 400 500 एंड 600। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x डैश है, ये y डैश है। और माइनस में अपना केवल एक ही है, तो ये 2 तक लिख लो आप। -100 -200 बहुत है, -100 -200, ठीक है ना। और ये हो गया आपका। और इसके बाद देखिए, आप इनको लोकेट करते हैं, करें? वैसे तो आता होगा आप तो। 700 के सामने 300 पे पॉइंट लगाना है, तो 700 आप हॉरिजॉन्टल लाइन का लीजिए। हॉरिजॉन्टल लाइन का 700 ये रहा। अब उसके सामने वर्टिकल लाइन पे कितना लगाना है? 300। तब ये पॉइंट कौन सा होगा? नेम
ये 300, ये पॉइंट है ए, पॉइंट क्या है ये ए। फिर 500 के सामने 400 पे लगाएंगे, तो 500 लीजिए, ये इसके सामने 400 पे लगेगा थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना, ये सही है। ये हो गया आपका बी। और 300 500 लेंगे, तो 300 पहले हॉरिजॉन्टल, 500 इसका वर्टिकल, तो ये 300 के वर्टिकल पे 500 यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे, ठीक है, ये लग गया, ये हो गया पॉइंट। और इन तीनों को स्केल से आप मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे ऐसे करके, और इसकी इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 3y, सॉरी 2y, 2y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। सिमिलरली इसकी सेकेंड लाइन का देखिए, 400 300 लगाएंगे, तो 400 ये रहा, 300 ये रहा, 4 3 ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इसका नेम क्या होगा P। फिर 100 400, 100 के सामने 400 लगेगा, ये पॉइंट होगा आपका Q। एंड -200 500, तो -200 ये रहा, उसके सामने 500 पे ये लगेगा, -200 500 ये रहा, ये, ठीक है, ये हो गया पॉइंट R। ये सही लगाया अपन ने, हाँ ठीक है। इन तीनों को मिलाते हुए और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। अब ऐसे ही है, मेरे पास स्केल नहीं है तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है ना। इस पे इसकी इक्वेशन लिख देंगे, 3y इज इक्वल्स टू 1300, हो गया। और स्केल में क्या लिखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स। ये लो, हो गया तैयार, बनाइए। आ गया समझ में वांशी, समझ में आ गया। इसका ग्राफ तो आप घर पे बना लेना, ग्राफ में अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ में आ गई ना टेबल्स। क्यों भाई देव, अमित और खुशी, आपको भी समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला है, एक दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, दोनों की जो कॉस्ट है वो 160 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद अनदर डे 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का जो कॉस्ट है वो 300 रुपीज़ है, यही है। तो भाई ये दो सिचुएशंस हैं, और अपने पास दो चीज़ें कौन सी हैं, एप्पल्स और ग्रेप्स। तो चाहे भले कितने भी केजी हो, पर आपको 1 की कॉस्ट एज्यूम करनी है, 1 kg की, ठीक है। तो क्या एज्यूम करोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितनी रुपीस x, और सेम the cost of 1 kg grapes y रुपीज़, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन, केस फर्स्ट केस सेकंड कर लो, आप कर सकते हो ना, करो, डू दैट, ठीक है। ये आपका एक तरह से होमवर्क है, इसको आप करोगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा आगे, ठीक है। और ग्राफ भी आप बनाओगे, टेबल भी आप फॉर्म करोगे, ठीक है ना।